आज हम लोग इतिहास विषय है ना, इतिहास विषय का पहला चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर जिसका नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। क्या नाम है पाठ का? इसका कुछ प्रश्न उत्तर पूछेंगे, है ना। प्रश्न पूछेंगे, तुम लोग को जवाब देना है, उत्तर, है ना। तो सबसे शुरू में हम लोग का है पहला प्रश्न जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? क नंबर प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें क नंबर जेम्स मिल, है ना, खाली स्थान का निवासी था। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? इसका आंसर लिखना ब्रिटेन, आप ब्रैकेट में स्कॉटलैंड, है ना। सबसे सही ब्रिटेन होगा, है ना। ब्रिटेन लिखना और ब्रैकेट में लिख देना स्कॉटलैंड, है ना। ब्रिटेन भी लिखना जरूरी है। ख नंबर प्रश्न, लॉर्ड क्लाइव, है ना, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी खाली स्थान को सौंपी थी। किसको सौंपी थी? बिल्कुल सही, है ना। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी, ठीक है। ग नंबर, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खुशनवीस। क्या कहलाते हैं? खुशनवीस कहलाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय खाली स्थान थे, कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय, हाँ बिल्कुल सही, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद हमारा अंगन नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार खाली स्थान में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कब बनाया गया? हाँ, 1920 के दशक में। क्या? 1920 के? तो ये हो गया हमारा खाली स्थान, है ना। उसके बाद अब पूछते हैं तुम लोग को सही और गलत का चिन्ह लगाने वाला, है ना। प्रश्न संख्या 2, ठीक है। पहला प्रश्न में खाली स्थान था, अब प्रश्न संख्या 2 है कि सही और गलत का चिन्ह लगाना है ना। तो हम पूछ रहे हैं, क नंबर प्रश्न है, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया? इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है, बताओ। लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है, ये गलत है। हाँ, निश्चित तिथि थोड़ी बता सकते हैं कि कौन तारीख को स्टार्ट किया था। 1922 में। हाँ, तो तारीख पूछ रहा, तारीख एक ठो तारीख नहीं ना आदमी बता सकता है। पहला गलत है। अच्छा सुन लो, उसके बाद बोलना, है ना। ख नंबर प्रश्न देखो, अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। अंग्रेज जो है वो प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे, सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है ना। ग नंबर देखो, सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। क्या यह सही है? गलत है ना। सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता नहीं चलता है ना। घ नंबर, अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। सही कि गलत है? ये गलत है ना। अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था, ये गलत है ना।
वही चीज अंधकार। अभी तक हम लोग खाली स्थान और सही गलत का प्रश्न और उत्तर हल कर चुके हैं, है ना। अब क्वेश्चन आंसर है ना। तो तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। क्या है तीसरा प्रश्न? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क नंबर है, इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? बताओ क्या महत्व है? पहले के लोगों में यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक निराश विषय है जिसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता है। कौन सा राजा कब मरा? तो प्रश्न था कि इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है ना। तो इसको हम लोग शॉर्ट में उत्तर दे सकते हैं कि इतिहास विभिन्न समयों में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में जानकारी देता है ना। क्या देता है? कि पुराने समय में, है ना, इतिहास माने पुराने समय में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके संबंध में जानकारी देता है। ठीक है। और क्या? अतीत और वर्तमान के तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। इतिहास के तारीख से क्या पता चलता है कि अतीत और वर्तमान के तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण भी तिथि के हिसाब से ढूंढ पाते हैं, है ना। तो यही इतिहास में तारीखों का महत्व है। ठीक है। तुम लोग भी सही बोले। इसको शॉर्ट में बोलेगी तो अभी लिखवा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कहाँ जा रही है? देखो ख नंबर प्रश्न। कौन सा प्रश्न? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? बताओ। भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित। देखो, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? तो 3 कालखंड में बांटा है। तो देखो उत्तर में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेम्स मिल ने, किसने? जेम्स मिल ने धर्म को केंद्र में रखकर, किसको केंद्र में रखकर? धर्म को केंद्र में रखकर भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। पहला कालखंड है हिंदू काल। क्या है? हिंदू काल। उसमें शासक का धर्म हिंदू था, जो शासन करता था उसका धर्म क्या था? हिंदू था। हाँ। दूसरा जो कालखंड है वो मुस्लिम कालखंड। क्या है? मुस्लिम काल। तो मुस्लिम कालखंड में शासक का धर्म क्या था? इस्लाम। क्या था? इस्लाम। जब मुस्लिम कालखंड आया उस समय शासक में इस्लाम था, है ना। और तीसरा जो है वो है ब्रिटिश काल। क्या है? तो ब्रिटिश काल में शासन कौन करता था भारत में? तो ब्रिटिश काल में शासक था ब्रिटिश लोग। कौन था? ब्रिटिश, है ना, अंग्रेज लोग। तो यही हुआ। प्रश्न संख्या ग, उपनिवेश युग किसे कहा जाता है? बताओ, उपनिवेश युग किसे कहा जाता है? तो प्रश्न है औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है ना। तो देखो, यूरोपीय देशों द्वारा, उत्तर बता रहे हैं ना, यूरोपीय देशों द्वारा दूसरे देशों पर आधिपत्य, है ना। कहाँ? एशिया और अफ्रीका में। तो यूरोपीय देश के लोग क्या करते थे? एशिया और अफ्रीका में अपना आधिपत्य जमा लिया था, है ना, अपना शासन जमा लिया था। तो स्थापित कर अपना शासन जमा करके क्या किया था? कठपुतली प्रतिनिधि सरकार द्वारा शासन चलाया गया। कैसा सरकार द्वारा? कठपुतली। कहने का मतलब शासन था उन लोग का, किसका? यूरोपीय देश का। और यहाँ पर कठपुतली शासन चालू कर दिया, है ना, काम चलाओ। क्या चीज? माने मेन वो लोग था। अरे यहाँ काम चलाने के लिए कठपुतली शासन चलाया गया ना। कमजोर देश, सुनो, कमजोर देश अथवा पराजित देश यूरोपीय देशों का उपनिवेश कहलाया। कौन उपनिवेश कहलाया? कमजोर देश, है ना। जो देश कमजोर था,
जो पराजित था, हार चुका था, वैसा देश क्या था? यूरोपीय देशों का उपनिवेश कहलाया। जिस अवधि या कालखंड में ये उपनिवेश स्थापित कर शासन चलाया गया, उस अवधि को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। समझ में आया? औपनिवेशिक युग किसको कहा जाता है, समझ में आया जी? अच्छा, देखो, कमजोर देश अथवा पराजित देश यूरोपीय देशों का उपनिवेश कहलाया। क्यों कहलाया? तो जिस अवधि या कालखंड में ये उपनिवेश स्थापित कर शासन चलाया गया, उस अवधि को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। जिसमें कठपुतली सरकार था ना, था किसी और का मेन, है ना, और यहाँ झूठ मूठ का एक बना दिया कि तुम लोग चलाओ, और चलाता था वो लोग अपने आधार पे, है ना। तो उसी समय को बोला जाता है औपनिवेशिक युग। समझ में आया? ठीक, इसको अभी लिखवा भी देंगे ना, कि लिखवा दें? अच्छा, अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न सुनो। चौथा नंबर प्रश्न है, आइए चर्चा करें। क्या है? चर्चा में हम लोग पूछते हैं कि सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है। बताओ, सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है? देखो जी, सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है ना? तो इसका उत्तर होगा कि सर्वेक्षण से हमें हर प्रकार की जानकारी मिल सकती है, हर प्रकार की, है ना। तो किस किस प्रकार की? देखो, सर्वेक्षण के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे नक्शा तैयार करना, सर्वेक्षण करके नक्शा तैयार किया जा सकता है, ठीक है। और क्या? सर्वेक्षण भू राजस्व के लिए, क्या चीज के लिए? भू राजस्व के लिए। सर्वेक्षण शिक्षा की स्थिति के लिए, और क्या चीज के लिए? शिक्षा की स्थिति के लिए भी सर्वेक्षण, है ना, मिलता है। शिक्षा की स्थिति पता चलता है सर्वेक्षण से ना, कि कितना लोग पढ़ा लिखा है, कितना लोग नहीं पढ़ा लिखा है ना, वो भी पता चलता है। और क्या पता चलता है? भू राजस्व, भू राजस्व, है ना, कि भू राजस्व समझ में आता है? माने हमारे राज्य में कितने सारे खनिज हैं, है ना, खनिज है, यहाँ का क्या जमीन के बारे में पता चलता है ना, जमीन कितना है, ये सब भी पता चलता है सर्वेक्षण से, ठीक है। और क्या पता चलता है? सर्वेक्षण के माध्यम से आबादी का आकार, घनत्व, भूमि की प्रकृति का पता चलता है। क्या चीज पता चलता है सर्वेक्षण से? आबादी का आकार, घनत्व पता चलता है, कितना ज्यादा जनसंख्या है ना, घनत्व मतलब जनसंख्या है। भूमि का प्रकृति कैसा, भूमि कैसा है ना, ये सब सर्वेक्षण से पता चलता है। समझ में आया?